जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का। आज इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में असंगत है? बताइए, इन चार में से कौन सा युग में असंगत है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये गलत है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है ये है बच्चन सिंह का। किसका है? बच्चन सिंह का है। अर्थात यहाँ पर जो विकल्प सी है ये असंगत है, गलत है। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबद्ध नहीं है? देखिए, यहाँ से उपभाषाओं से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें मालूम है कि राजस्थानी है, राजस्थानी के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आप कहोगे जयपुरी आता है ना, मारवाड़ी आता है और मेवाती आता है, मेवाती आता है और मालवी आता है। ठीक है, ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। जयपुरी, मारवाड़ी, मगही नहीं, मेवाती। लेकिन जो विकल्प डी में दिया है मगही भैया राजस्थान के अंतर्गत नहीं आता। जो मगही है यह आता है बिहारी के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर विकल्प डी के साथ जाएगा। इसकी हम थोड़ी व्याख्या भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, मगही बोली का संबंध है बिहारी उपभाषा से है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए, जो व्याख्या है इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए, बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो ध्यान रखिएगा। बिहारी के अंतर्गत क्या क्या आता है? मगही आता है, भोजपुरी आता है, मैथिली आता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आता है यदि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का क्या समय है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमें मालूम है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि संवत 1050 से 1375 एक इसका समय बताया है इन्होंने। ये बताया है इन्होंने आदिकाल का। ठीक है, और 1375 से 1700 तक ये समय बताया है किसका? भक्ति काल का। एक किसका है? ये भक्ति काल का है। ठीक है, 1700 से 1900 तक किसका है? तो 1700 से 1900 तक है, ये है रीति काल का। ठीक है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या इसके साथ जाएगा? विकल्प बी के साथ जाएगा। भक्ति काल का यहां पूछा गया था, जो है 1375 से लेकर 1700 तक। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, यहाँ मैं जो आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ बिल्कुल मोस्ट आईएमपी है, इनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है? आपने कई बार सुना होगा मिस्र बंधु। तो देखिए, मिस्र बंधु में किस किस को शामिल किया गया है? तो इसमें देखिए कौन कौन आते हैं। पहला आता है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा आता है श्याम बिहारी मिश्र, और तीसरा आता है सुखदेव बिहारी मिश्र, है ना। लेकिन यहाँ पर विकल्प सी में कहा गया है कृष्ण बिहारी मिश्र, तो ये भैया मेरे मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, यहां कहा भी गया है मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है, जो कि महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो का बताइएगा आप पूरा नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा,
अबुल हसन यमुद्दीन खुसरो। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुद्दीन खुसरो है। ठीक है, खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, है ना। और खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खुसरो की पहेलियाँ और मुकर्रियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से बताइएगा भाषा के संदर्भ में जो अपभ्रंश शब्द है इसका प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, हमें मालूम है जो अपभ्रंश भाषा काल का समय है वह माना गया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना गया है ना। तो हम कह सकते हैं इन चार में से क्या होगा, 6ठी शताब्दी हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो को पुश करके ये व्याख्या को भी पढ़ते जाना क्योंकि यहाँ से आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। अगला है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, बताइएगा आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है स्वर यानी अपभ्रंश से। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्याख्या में भी कहा गया है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति स्वर यानी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है, खड़ी बोली आता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये सारी बोलियाँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं, बताइएगा आप लोग। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा विकल्प बी के साथ श्याम सुंदर दास। ध्यान रखिएगा, बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी कोविद रत्नमाला उनका कवियों का संग्रह है। क्या है, कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाटक साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। और इनकी एक अन्य रचना है गद्य कुसुमावली जो कि बहुत ही फेमस है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। देखिए, किस काल को क्या क्या नाम दिए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से हर बार आप देखना ओल्ड पेपर, एक क्वेश्चन आपको वहां से जरूर मिलेगा। तो बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा विकल्प बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आदिकाल को प्रारंभिक काल जो नाम है यह मिस्र बंधुओं ने दिया है। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है। पहला भाग पूर्व आरंभिक काल और दूसरा भाग उत्तर आरंभिक काल। ठीक है, और यहां पर देखिए आप इसको पढ़ लेना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। देखिए, आदिकाल को देखिए, आदिकाल को किसने किस नाम से संबोधित किया है वो यहां पर कहा गया है। जैसे आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है, कई बार पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल से किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। वीरकाल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध सामंत काल तो पंडित राहुल सांकृत्यानंद ने कहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। ठीक है, तो ये सारे आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं, यहाँ से इतने सारे आपके क्वेश्चन कवर होते हैं, इसलिए आपको इसको भी ध्यान से देख लेना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा गया है। द्विवेदी युग को, ए पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये पॉइंट याद रहे तो आप साथ में कॉपी में नोट करते जाएं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो हमें मालूम है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत फेमस है इनका, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था तो बताइएगा 1929 में हुआ था। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। सही आरोही क्रम चुनिए। देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब इनको समय के हिसाब से लगाना है। तो भैया हमें पता है, देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें छायावाद की। तो छायावाद का जो समय माना गया है वो कितना माना गया है। छायावाद का समय माना गया 1918 से लेकर 1936 तक, ये छायावाद का समय है। ठीक है, उसके बाद हम देखें प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद का समय कितना माना गया है। प्रगतिवाद का समय माना गया है 1936 से लेकर 1943 तक प्रगतिवाद। ठीक है, फिर प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद का समय कितना माना गया है। तो प्रयोगवाद का समय है 1943 से लेकर 53 तक। और इसके बाद नई पत्रिका का समय है 1953 से लेकर अब तक। तो यहाँ पर आरोही क्रम की बात हुई थी, तो सबसे पहले कौन आएगा, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, है ना। इस तरह के क्या है जो क्वेश्चन है आप एग्जाम में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, है ना, इनको आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत ही फेमस ए कथन दिया हुआ है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। बताइए किसका कथन है, किसका ये स्टेटमेंट है। तो ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। अभी हमें क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। बताइए आप लोग राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो बताइए मिश्र बंधुओं का कौन सा ग्रंथ है इसमें से। तो हमने आपको बताया था, है ना, मिश्र बंधु विनोद। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं, जो आप पढ़ते हो व्याख्या के साथ पढ़ो, बहुत फायदा होगा, है ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। मोस्ट आईएमपी। बताइए यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक है वह है गारसा दा तारसा, है ना। विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में 1839 में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, किस नाम से लिखा था इसको भी आपको ध्यान रखना है ना। कई बार पूछा गया है कि किस भाषा में, ध्यान रखिएगा फ्रेंच भाषा में। कब, 1839 में। ठीक है, यहां पर मैं कोई ऐसे प्रश्न नहीं लाया हूं जो महत्वपूर्ण नहीं है, केवल मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम में पिछले वर्षों बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन हैं। बताइए आप लोग, पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बताइएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य में 3 कहानियां भी लिखी हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, इनको ध्यान रखिएगा। सुखमय जीवन,
बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये 3 कहानियां भी इन्होंने गुलेरी जी ने लिखी हुई हैं। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित कर तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? बताइए आप लोग, किस शीर्षक को इन्होंने परिवर्तित और परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? तो यहां पर बताइए आप, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो हिंदी साहित्य का विकास, है ना, विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम सन पढ़ चुके हैं 1929। ठीक, चलिए अगला है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? मोस्ट आईएमपी, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? क्या होगा यहां पर राइट आंसर? तो बताइएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आप लोग एक काम करना, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो फेमस हैं ये लोग, इनको आपको बहुत व्याख्या के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है आज के समय में कितना कंपटीशन है। ठीक है, हर व्यक्ति बहुत शानदार तैयारी कर रहा है। तो यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास इसके लेखक कौन हैं? तो आप बताइएगा डॉक्टर उदय नारायण, ठीक है, तिवारी। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत, बताइए इसके लेखक कौन हैं? देखिए लेखक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें उन्हीं क्वेश्चन को लिया हुआ है जो कि बार बार पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य का अतीत, तो इसके लेखक कौन हैं? तो आप बताइएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का अतीत है ना, इसके लेखक कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, इन दोनों की कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, हिंदी कोविद रत्नमाला के कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, ये सारे आप ध्यान रखिएगा। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बताइए परिभाषा किसकी है? तो बता है आपको यह बालकृष्ण भट्ट जी की। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये साहित्य है, यह साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहां पर देखिए हमें रचना को सुमेलित करना है, तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं, आप बताएं आप लोग यहां पर राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं जिससे आपको चारों ऑप्शन अच्छे से देख सकें। ठीक है, तो यहां पर देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका हम पढ़ चुके हैं ना, कि जो हिंदी साहित्य की भूमिका है किसकी है? तो आपको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना। तो एक आ जाएगा 2 सेकंड से। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? पढ़ चुके हैं ना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, फिर क्या है? उत्तरी भारत की संत परंपरा कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका था? बच्चन सिंह का था ना, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अर्थात यहां पर हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऐसा दिया है विकल्प बी में, यही अपना राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप सन भी देख सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो आप बताइएगा मिश्र बंधु हैं। ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद,
है ना, बहुत ही फेमस है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को जो व्यवस्थित रूप दिया है, इस श्रेय जाता है किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। विकल्प बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? कई बार आपने सुना होगा राजभाषा, हिंदी राजभाषा, इसका मतलब क्या है? राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कार्यालयों की भाषा, इसी को कहा गया है राजभाषा। ठीक है, देखिए राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। देखिए भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंदी को राजभाषा का घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को, और हिंदी दिवस भी मनाया जाता है 14 सितंबर को, है ना। अनुच्छेद 343(1) में घोषणा की गई थी कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि कौन सी होगी? तो लिपि होगी देवनागरी। तिथि नहीं है, लिपि है। ठीक है, लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी? यदि आप लोग चाहते हैं कि और आगे यह क्लास होती रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगातार यह क्लास होगी, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न आपको हम यहाँ से कंप्लीट करवा देंगे और एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। यदि आप सारी क्लास में देख लेंगे तो निश्चित ही आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।